आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जिन्हें अक्सर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। और इस चर्चा का आधार है संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। हाँ, ये किताब काफी चर्चा में रही थी। बारू, जो 2004 से 2008 तक डॉक्टर सिंह के मीडिया सलाहकार थे, उन्होंने यूपीए 1 सरकार के अंदर की कहानी बताने की कोशिश की है। और एक बड़ा सवाल जो किताब उठाती है वो ये कि डॉक्टर सिंह, जिनकी छवि एक शांत, कम बोलने वाले नेता की थी, क्या वो वाकई उतने ही कमजोर थे जैसा बाद में कहा जाने लगा, खासकर यूपीए 1 के दौरान? बिल्कुल, बारू का तर्क तो यही है कि यूपीए 1 की कहानी अलग थी। वो डॉक्टर सिंह की एक अलग तस्वीर पेश करते हैं, एक ऐसे नेता की जो शायद हालातों की वजह से प्रधानमंत्री बने, लेकिन जिन्होंने अपनी जगह बनाई। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। शुरुआत उनके व्यक्तित्व से करें। किताब क्या बताती है उनके बारे में? देखिए, बारू लिखते हैं कि डॉक्टर सिंह निजी तौर पर बहुत शर्मीले थे। ज्यादा बातचीत करना, छोटी मोटी गपशप करना, वो उनके बस का नहीं था। कई बार तो मुलाकाती आते थे और कमरे में बस खामोशी छाई रहती थी। हाँ, ये बात तो काफी सुनी है उनके बारे में। लेकिन इसके साथ ही उनकी बौद्धिक गहराई भी जाहिर थी। पढ़ने लिखने का शौक, नेहरू पेपर्स पढ़ना, दुनिया भर के नेताओं की जीवनियां पढ़ना। बिल्कुल, वो एक स्कॉलर थे, एक टेक्नोक्रेट थे जो राजनीति में आए। और उनकी निजी ईमानदारी, सादगी, इस पर तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। अपनी पुरानी मारुति 800 खुद चलाना, ये सब बातें उनकी एक नेक आदमी वाली छवि बनाती थे। पर क्या ये शर्मीलापन और सादगी राजनीति में, खासकर प्रधानमंत्री के पद पर, एक बाधा नहीं थी? यहीं पर बारू एक दिलचस्प नुक्ता उठाते हैं। वो कहते हैं कि इसी शांत व्यक्तित्व के पीछे एक, कह सकते हैं, अप्रत्याशित दृढ़ता भी छिपी थी। वो एकदम से अड़ जाते थे जब उन्हें लगता था कि कोई चीज सही है या देश हित में है। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? सबसे बड़ा उदाहरण तो भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील का ही है। उस पे वो जिस तरह अड़े, वामपंथी दलों के भारी विरोध के बावजूद, वो कमाल था। यहाँ तक कि उन्होंने इस्तीफे तक की धमकी दे दी थी। हाँ, वो किस्सा तो काफी मशहूर है। बारू ने अपनी किताब में उस वक्त का माहौल भी बताया है, कैसे लेफ्ट पार्टियां सरकार से समर्थन वापस लेने को तैयार थीं। सिर्फ लेफ्ट ही क्यों, बीजेपी भी विरोध में थी। और तो और खुद उनके अपने परमाणु ऊर्जा विभाग यानी डीएई में भी कई लोग संशय में थे। कई करीबी लोगों ने भी उन्हें सलाह दी कि छोड़ दीजिए ये डील, सरकार बचाइए। पर वो नहीं माने। बारू लिखते हैं कि डॉक्टर सिंह ने कहा था, देश के लिए मैं ये जोखिम उठाने को तैयार हूं। ये दिखाता है कि उनमें कन्विक्शंस थे और वो उनके लिए राजनीतिक पूंजी खर्च करने को तैयार थे। ये बात तो उस कमजोर पीएम वाली छवि से बिल्कुल मेल नहीं खाती जो बाद में बनी। बिल्कुल नहीं खाती। बारू के अनुसार यूपीए 1 में डॉक्टर सिंह ने अपनी अथॉरिटी स्थापित की थी। हाँ, वो एक अलग तरह की अथॉरिटी थी, शायद ज्यादा शोर शराबे वाली नहीं, लेकिन थी जरूर। उनका वो मजाक भी याद आता है जो बारू ने लिखा है, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले किसी ने पूछा कि तैयारी कैसी है, तो उन्होंने कहा, क्या शेर कभी अपने दांत साफ करता है? हाँ, वो उनकी हाजिर जवाबी दिखाता है। उनमें ह्यूमर भी था जो शायद पब्लिक में कम दिखता था। और उनका वो कोड भी, कभी कभी जीवन में मूर्ख बनना बुद्धिमानी होती है, ये उन्होंने न्यूक्लियर डील के भारी विरोध के बीच कहा था। ये उनकी सोच की गहराई बताता है। लेकिन एक और पहलू था उनके कार्यकाल का जो बहुत महत्वपूर्ण था, सोनिया गांधी के साथ उनका रिश्ता, ये ड्यूअल पावर सेंटर वाली बात। हाँ, ये यूपीए 1 की और फिर यूपीए 2 की भी एक सच्चाई थी। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी और डॉक्टर सिंह सरकार के मुखिया। सत्ता के 2 केंद्र थे, ये तो साफ था। फैसले कैसे होते थे फिर? बारू क्या बताते हैं? बारू बताते हैं कि एक कोर ग्रुप था कांग्रेस का, जिसमें अहम फैसले लिए जाते थे। सोनिया गांधी, डॉक्टर सिंह, प्रणब मुखर्जी, ए.के. एंटनी जैसे नेता उसमें शामिल थे। मंत्रालयों के बंटवारे जैसे बड़े फैसलों में सोनिया गांधी की राय आखिरी मानी जाती थी। और पुल्लुक चैटर्जी का भी जिक्र आता है किताब में। हाँ, पुल्लुक चैटर्जी जो थे वो पीएमओ में थे और एक तरह से पीएमओ और सोनिया गांधी के दफ्तर यानी 10 जनपद के बीच एक पुल का काम करते थे, खासकर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल यानी एनएसी से जुड़े मुद्दों पर, जिसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी थी। तो क्या ये माना जाए कि डॉक्टर सिंह असल में बस सोनिया गांधी के निर्देशों का पालन कर रहे थे, जैसा कि विपक्ष अक्सर आरोप लगाता था? बारू का नजरिया थोड़ा अलग है। वो मानते हैं कि डॉक्टर सिंह इस व्यवस्था को समझते थे और इसे निभाने में माहिर थे। वो जानते थे कि प्रधानमंत्री बने रहने के लिए और सरकार चलाने के लिए उन्हें इस समीकरण को साधना होगा। मतलब ये एक तरह की राजनीतिक समझदारी थी? हाँ, बारू का तर्क यही है। वो कहते हैं कि डॉक्टर सिंह ने इस जटिल रिश्ते को मैनेज किया, जिससे वो न सिर्फ अपना कार्यकाल पूरा कर सके, बल्कि 2009 में दोबारा जीत कर भी आए।
और नेहरू गांधी परिवार के बाहर वो अकेले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने 2 लगातार पूरे कार्यकाल पूरे किए। ये तो है। और यूपीए 1 की सिर्फ राजनीतिक चुनौतियां ही नहीं थीं, आर्थिक मोर्चे पर भी काफी कुछ हुआ। बिल्कुल, वो दौर भारत की हाई ग्रोथ का दौर था। 8 से 9% की विकास दर हासिल हुई। इसी ग्रोथ ने सरकार को पैसा दिया जिससे वो भारत निर्माण, मनरेगा जैसे बड़े सामाजिक कार्यक्रम चला सके। किसानों की कर्ज माफी भी एक बड़ा कदम था उस दौरान। हाँ, वो भी। और इतने सारे दलों के गठबंधन को, जिसमें लेफ्ट भी शामिल था शुरू में, 5 साल तक सफलतापूर्वक चलाना, ये भी डॉक्टर सिंह की एक बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए। उनकी वो नेक आदमी वाली छवि ने भी 2009 के चुनाव जीतने में मदद की। तो बारू के हिसाब से यूपीए 1 में डॉक्टर सिंह ने खुद को स्थापित किया, लेकिन फिर यूपीए 2 में क्या बदला? किताब उस पर भी कुछ कहती है। हाँ, किताब का फोकस तो ज्यादातर यूपीए 1 पर है, लेकिन बारू ये इशारा करते हैं कि यूपीए 2 में हालात बदल गए। शायद पार्टी के अंदर समीकरण बदले, शायद 2G जैसे स्कैम्स ने उनकी छवि को धक्का पहुंचाया और उनका अधिकार क्षेत्र यानी उनकी अथॉरिटी कहीं ना कहीं कम होती गई। तो एक तरह से 2 अलग-अलग तस्वीरें दिखती हैं, यूपीए 1 के डॉक्टर सिंह और यूपीए 2 के डॉक्टर सिंह। बारू की किताब पढ़कर तो ऐसा ही लगता है। यूपीए 1 में एक ऐसा नेता जो अनपेक्षित रूप से शीर्ष पर पहुंचा, लेकिन जिसने अपनी जगह बनाई, महत्वपूर्ण काम किए और राजनीतिक कौशल भी दिखाया। यूपीए 2 की कहानी शायद ज्यादा जटिल और विवादास्पद है। और उनकी विरासत, आज हम उन्हें कैसे याद करते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। उनकी विरासत पर बहस होती है। कुछ लोग उन्हें उदारीकरण के हीरो के तौर पर देखते हैं, जिन्होंने 1991 में वित्त मंत्री रहते हुए और फिर प्रधानमंत्री के तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। और कुछ लोग उन्हें यूपीए 2 के घोटालों और नीतिगत पंगुता के लिए जिम्मेदार मानते हैं। हाँ, बिल्कुल। उनकी छवि पर ये दाग भी लगे। डॉक्टर सिंह ने खुद एक बार कहा था कि इतिहास उनके प्रति ज्यादा उदार होगा। शायद अभी वक्त लगेगा उनकी विरासत का सही मूल्यांकन करने में। बारू की किताब कम से कम यूपीए 1 के दौर की एक अंदरूनी तस्वीर जरूर देती है, जो पब्लिक परसेप्शन से थोड़ी अलग है। हाँ, वो दिखाती है कि कैसे एक शांत बौद्धिक व्यक्ति ने सत्ता के गलियारों में अपनी राह बनाई, कैसे उसने चुनौतियों का सामना किया और कैसे उसने अपनी राजनीतिक सीमाओं के भीतर काम किया। ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि नेतृत्व सिर्फ करिश्माई या मुखर होने का नाम नहीं है। क्या एक शांत, ईमानदार व्यक्ति भी प्रभावी नेता हो सकता है? बिल्कुल। और ये भी कि सत्ता कैसे काम करती है, खासकर भारत जैसे जटिल लोकतंत्र में, जहां गठबंधन की राजनीति होती है, जहां शक्ति के कई केंद्र होते हैं। डॉक्टर सिंह की कहानी इन सब पहलुओं पर रोशनी डालती है। सही कहा। उनकी कहानी दिखाती है कि व्यक्तिगत ईमानदारी और राजनीतिक मजबूरियों के बीच संतुलन साधना कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ, और कैसे इतिहास किसी नेता को उसकी सफलताओं और असफलताओं दोनों के आधार पर आंकता है। ये एक मिली-जुली विरासत है जिस पर शायद आने वाले कई सालों तक चर्चा होती रहेगी।